साथियों, ईंट, मनके व अस्थियाँ पाठ के क्रम में हम अभी तक 3 पार्ट बना चुके हैं। अब यह हमारा चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में हम जिन बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहला बिंदु जो हम आज शुरू कर रहे हैं उसमें हम सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इस पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी से संबंधित विषयों को छुएंगे और अंत में हड़प्पा सभ्यता में माल प्राप्त करने संबंधी जो नीतियाँ थी उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए। आज का जो हमारा विषय है सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन। इस बिंदु को हम हड़प्पा सभ्यता से जब संबंध जोड़ते हैं तो एक प्रश्न के रूप में भी ले सकते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार बनेगा, पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन कौन से भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो सामाजिक भिन्नताओं का अध्ययन हम इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उत्तर के माध्यम से इसका समाधान करें। पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि है समाधानों का अध्ययन और दूसरी विधि है विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातत्वविद इन दोनों विषयों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और ये प्रयास करते हैं कि किसी भी सभ्यता में सामाजिक व आर्थिक असमानता किस हद तक थी या कितने प्रकार की थी। तो आइए विद्यार्थियों, पहला बिंदु लेते हैं समाधान। इस बिंदु के तहत हम यह अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के पश्चात शवों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को घरतों में दफनाया जाता था। घरतों से तात्पर्य कब्रनुमा संरचना है जिसमें खोद करके मृत्यु के पश्चात शव को रखा जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। हम जब यहाँ चित्रों को देखेंगे तो हमको यह समझ में आएगा कि कुछ चौकोर में हैं, आयताकार हैं, कुछ गोलाकार हैं। तो गर्तों की बनावट भी अलग अलग है। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई भी की गई थी। शवों को सुरक्षित रखने के लिए गर्त बनाकर ईंटों के माध्यम से चिनाई की गई और फिर शव वहां रखा गया। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण भी मिले। इससे यह पता चलता है कि मृत्यु के पश्चात शवों के साथ कुछ आवश्यक सामग्री रखी जाती थी। अब ये सामग्री क्यों रखी जाती थी? तो हो सकता है कि ऐसी मान्यता हो कि मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति को जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो उसके साथ में उपलब्ध रहें। जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु पर्यंत प्रयोग किया जाता रहा होगा। शवों को देखने पर हमें पता चलता है कि कुछ पुरुषों और महिलाओं के शवों के साथ आभूषण भी मिले हैं। तो हमें हड़प्पा सभ्यता आभूषण प्रेमी थे, इस बात का पता शवों के साथ रखे गए आभूषणों से चलता है। हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले हैं और जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। तो आप देखिए आभूषण किससे बनते थे? आभूषण छल्लों से, मनकों जो कि जैस्पर के हैं, साथ में ही मनके जो कि सूक्ष्म आकार के हैं, उनसे आभूषण बनते थे। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण, ध्यान देने की बात है, तांबों के दर्पणों के साथ उनको दफनाया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यतावासी दर्पण का भी प्रयोग करते थे और जो दर्पण था वो तांबे का था। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय में जो धातु की औजार मिले हैं, धातु की वस्तुएं मिली है, वो कांसे की मिली है। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पावासी कांसे से परिचित थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए कि हमें जो पुराने गर्त मिले हैं उसमें से कुछ ही गर्तों के साथ वस्तुएं, आभूषण इत्यादि मिले हैं, कुछ उपयोगी वस्तु मिली है या मूल्यवान वस्तु मिली है। अधिकतर गर्तों में इस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त नहीं मिली है, इसीलिए कहा जाता है कि उनको
दफनाते समय बहुमूल्य वस्तुओं को साथ रखने का वहाँ पर रुचि कम थी, या ऐसी मान्यता है कि उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई नहीं जाती थी या कम दफनाई जाती थी। उनको बहुमूल्य वस्तुओं के साथ दफनाने में कम विश्वास था, ऐसी मान्यता भी है। अब हम कुछ चित्रों के माध्यम से अवलोकन करेंगे कि किस प्रकार के कंकाल तंत्र मिले हैं, किस प्रकार के उनको सुलाया गया है। अधिकतर आप देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में सिर है और दक्षिण में पैर है, इस प्रकार से इन शवों को रखा गया। आइए हम अवलोकन करें। साथियों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा स्थलों से जो शवादान मिले हैं वो आमतौर पर गर्तों में पाए गए हैं। तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि गर्तों में शवादान है। खुदाई के पश्चात जो शव प्राप्त हुए हैं उसे स्पष्ट हो जाता है कि इन शवों के साथ में उपयोग में लेने के लिए वस्तुएं भी रखी गई थी, जो कि अलग अलग प्रकार की हैं। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के पश्चात शवों को इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिए वस्तुएं रखी गई। आप देख सकते हैं कि बहुत से मिट्टी के बर्तन व अन्य उपयोग की वस्तुएं यहाँ शवों में प्राप्त है। कहीं कहीं पर दोहरे शवादान भी है, एक साथ दो दो व्यक्तियों के कंकाल भी हमें नज़र आ रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये चित्र बता रहा है कि दो व्यक्ति एक साथ यहाँ पर हैं। हो सकता है एक ही परिवार के सदस्य हों, इस प्रकार, और इनके साथ में उपयोग में लेने के लिए वस्तुएं भी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शवादान प्रणाली विकसित अवस्था में थी और शवों को घरतों में गाड़ा जाता था और उनके साथ में उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी। साथ ही साथ कुछ कब्रों में मृदुभांड और आभूषण भी मिले हैं। ये आभूषण पुरुष और महिलाओं दोनों के मिले हैं। इससे पता पड़ता है कि उस समय में लोग आभूषण भी पहना करते थे। जो ये आभूषण मनकों के होते थे, शंख के, छल्लों के, किसी भी प्रकार के हो सकते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में हमें शवादान प्राप्त होते हैं। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं के अध्ययन से पूर्व हम यहाँ पुनः इसके दो भाग करेंगे। एक तो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। हड़प्पा निवासी रोजमर्रा की कौन सी वस्तुएं काम में लेते थे जो हम विलासिता की श्रेणी में नहीं ले रहे हैं? इनमें चक्कियाँ, मृदुभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। ये वस्तुएं मिट्टी अथवा पत्थर जैसे सामान्य पदार्थों से निर्मित है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। उन्हीं वस्तुओं को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है फयांस। फयांस एक नया शब्द है। फयांस क्या है? घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, उसे कहते हैं फयांस। आपको यहाँ पर चित्र में भी फयांस का एक बना हुआ बर्तन नजर आ रहा है कि ये फयांस से बना हुआ है और ये कीमती है। कीमती क्यों माना गया है? क्योंकि ये सर्वत्र आसानी से उपलब्ध नहीं हुआ है। इसके बनाने का तरीका है वह भी अलग प्रकार का है। फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और छोटे स्थान जैसे कालीबंगा वहाँ से ये वस्तुएं नहीं मिली। इससे पता चलता है कि फयांस दुर्लभ है और कीमती है। इसमें क्या रखा जाता था? तो इसमें सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। इन पात्रों में सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। एक दूसरी दुर्लभ वस्तु सोना। सोना भी यह दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण पात्रों से मिले हैं। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जो वस्तु कीमती होती है या दुर्लभ होती है या कम मिलती है, उसी वस्तु का संचय पात्र में किया जाता है। जो आभूषण पात्रों में मिले हैं, कम संख्या में मिले हैं, उसे कीमती माना गया है। तो यहाँ पर दो प्रकार के महत्वपूर्ण आए, एक तो फयांस से बनी हुई वस्तु है, दूसरा सोना। इस प्रकार हमने इस प्रश्न का अध्ययन किया, इस तथ्य का अध्ययन किया कि पुरातत्वविद सामाजिक व आर्थिक आधार पर किस प्रकार विभेद करते हैं। हड़प्पा समाज में विद्यमान विभिन्नताओं का प्रमुख आधार आर्थिक घटक ही रहा होगा। उदाहरण के लिए
कालीबंगा में मिले साक्ष्य बताते हैं कि पुरोहित दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो ये आर्थिक विभाजन है कि पुरोहित दुर्ग में ऊपरी भागों में रहते थे, सामान्य जनता थी वो निचले शहर में रहती थी। इस प्रकार पुरातत्वविद आर्थिक और सामाजिक आधार पर किसी भी सभ्यता व संस्कृति का विभाजन करते हैं। साथियों, अब हम हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन से संबंधित जानकारी लेंगे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार शिल्प वस्तुओं का उत्पादन होता था, कौन कौन से केंद्र पर होता था, इससे संबंधित हम जानकारी ले रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में चन्नुदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो था चन्नुदड़ो। अभी चन्नुदड़ो को हम आगे नक्शे में देखेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। शिल्प कार्यों में कौन कौन से कार्य शामिल हैं? तो शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मनकों के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जाती थी, मनके किस प्रकार बनाए जाते थे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मनके निर्माण में कार्निलियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर है। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। हम पूर्व के अध्ययन में सब देख चुके हैं, फयांस के बारे में पढ़ चुके हैं और सेल खड़ी के बारे में भी हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं। अभी आगे और इस पर चर्चा करेंगे। कुछ जो मनके होते थे वो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को मिलाकर बनाए जाते थे। ये भी एक मनकों की विशेषता थी। मनकों के कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार। आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि मनके अलग अलग आकार के हैं। कुछ मनकों पर चित्र बनाए गए हैं और कुछ मनकों पर रेखा चित्र बनाए गए हैं। अधिकांश मनके सेल खड़ी के बने हुए हैं। ज़्यादातर जो मनके थे वो सेल खड़ी के बने हुए हैं। सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर है जिसको आराम से काट छाट कर मनचाहा आकार दिया जा सकता था। पत्थर के पिंडों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार मनकों का निर्माण किया जाता था। तो पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। जो बड़े पत्थर होते थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने के बाद ये प्रक्रिया संपन्न होती थी। अब हम कुछ स्थानों की बात कर रहे हैं जहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य बहुतायत से होता है था। नागेश्वर व बालाकोट, ये 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, नागेश्वर व बालाकोट। इन दोनों का अभी हम मानचित्र में स्थिति देखेंगे। नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों बस्तियां समुद्र तट पर थी। यहाँ से शंख से बनी वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, के विशिष्ट केंद्र थे। इन दोनों स्थानों पर शिल्प से बनी हुई वस्तुओं के प्रमुख केंद्र थे। चन्नुदड़ो और लोथल से सामग्री मोहनजोदड़ो व हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक जाया करती थी। चन्नुदड़ो और लोथल, यहाँ से भी सामग्री जो तैयार होती थी वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक जाती थी। विद्यार्थियों, अब हम चन्नुदड़ो, लोथल, नागेश्वर व बालाकोट इनका मानचित्र पर स्थिति देखेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मानचित्र पर दिखाई दे रहा है, ये मानचित्र सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों का मानचित्र है। इस मानचित्र पर जितने भी स्थान हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान रहे हैं। हमने अभी बात की थी नागेश्वर और बालाकोट। तो आप देखिए कि नागेश्वर जो कि समुद्र तट के पास में है, गुजरात के बिल्कुल ही ऊपर सौराष्ट्र वाले भाग पर, और बालाकोट भी समुद्र तट के पास में स्थित है। ये दोनों जो स्थल थे, यहाँ पर शंख से बनी वस्तुएं बहुतायत में मिली है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ से शंख से बनी वस्तुएं हैं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी। एक और स्थान का नाम आया था चन्नुदड़ो। जैसा कि आप देख रहे हैं, चन्नुदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह प्रांत मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी स्थिति महत्वपूर्ण इसलिए है कि चन्नुदड़ो मुख्य रूप से मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर मनके बहुत अधिक मात्रा में बनते थे। तो मनके निर्माण का प्रमुख केंद्र अगर कोई था तो वो चन्नुदड़ो था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने चर्चा करी थी लोथल की। लोथल भी समुद्र के पास में स्थित है।
आप देखिए लोथल की स्थिति किस प्रकार समुद्र के पास है, और लोथल से भी जो सामग्री थी और चन्नूदड़ो से जो सामग्री थी वो दोनों सामग्री मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक पहुंचाई जाती थी। आप देखिए हड़प्पा कितना दूर है यहाँ से, तो यहीं से लोथल से भी सामग्री हड़प्पा तक जाती थी और मोहनजोदड़ो तक भी जाती थी। उसी प्रकार चन्नूदड़ो से भी जो मनके वगैरह होते थे वो हड़प्पा तक जाते थे और मोहनजोदड़ो तक जाते थे। इस प्रकार विद्यार्थियों अभी हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कार्य बहुत उन्नत अवस्था में था। साथियों अभी हमने शिल्प उत्पादन से संबंधित स्थानों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के ऊपर अपना ध्यान देंगे। पुरातत्वविद कैसे पता लगाते हैं कि किसी स्थान पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। उसके लिए वो कुछ सबूत ढूंढते हैं, कुछ उदाहरण ढूंढते हैं। वो पहचान के लिए क्या क्या ढूंढते हैं, तो पहचान के लिए ढूंढते हैं प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल और औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया माल तथा कूड़ा करकट। कूड़ा करकट से तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे जब वो निर्माण कार्य करते थे तो जो वेस्टेज पदार्थ पड़ा रह जाता है वह पदार्थ ऐसा कैसा पुरातत्वविदों को पुनः प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे अच्छे संकेतक क्यों हैं, तो निर्माण कार्य के बाद जो वेस्टेज वहाँ पड़ा रह गया वो हमको अभी प्राप्त हुआ है, पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर पाए जाते थे या फेंक दिए जाते थे। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। इससे ये तात्पर्य है कि जो वेस्टेज पदार्थ पाए गए वो न केवल चन्नूदड़ो, लोथल, बालाकोट जैसे स्थानों में मिले हैं, जबकि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता पड़ता है कि न केवल छोटे स्थलों पर बल्कि बड़े स्थलों पर भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था और ये उत्पादन के केंद्र थे। विद्यार्थियों अब हम इन केंद्रों से के अतिरिक्त भी जो स्थान है जहाँ से माल प्राप्त किया जाता था उससे संबंधित हम क्या नीति रही होगी, कैसे पता पड़ा कि कहाँ से माल प्राप्त होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। मिट्टी जो थी वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। कोई भी मिट्टी के कोई पदार्थ बनाए जाते थे तो वहाँ लोकल जो मिट्टी थी उससे बनाए जाते थे। पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदानों से बाहर के क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र की सभ्यता कहलाती है, यानी कि सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के आसपास जो बसावट थी वह हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। तो जो पत्थर व लकड़ी है वो इन मैदानों के अलावा भी जो बाहर के क्षेत्र है वहाँ से भी लाए जाते थे, मंगाते थे। यहाँ पर आपको एक बैलगाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। इस बैलगाड़ी का जो खिलौना है यह एक प्रतिरूप है। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि उस समय में सामान को लाने व ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, क्योंकि कोई भी वस्तु या खिलौना तभी बनता है जब वह मूर्त रूप में दिखाई देता है। तो उस समय बैलगाड़ियों का प्रचलन था, तभी हमें इस प्रकार के खिलौने हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सिंधु तथा इसकी उपनदियों के पास में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता था। सामान को लाने ले जाने के लिए न केवल बैलगाड़ियों का प्रयोग होता था, बल्कि सामान को लाने के लिए सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों के आसपास का जो तटीय नदियों का क्षेत्र है उसका प्रयोग भी होता था। जैसा कि आप यहाँ पर हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के सांस्कृतिक प्रमुख स्थल देख रहे हैं। यहाँ पर सिंधु नदी के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखिए कि सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह इस प्रकार से हमको नज़र आ रहा है। ये मुख्य नदी है और आप देखो सिंधु नदी के इस बहाव क्षेत्र के पास में ही लगभग सभी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के हैं वो है। यहाँ पर जैसे रोहड़ी, रेहड़ी, फिर ये मोहनजोदड़ो, आगे के स्थलों में देखिए कोटदीजी, चन्नूदड़ो, अल्लादीनो, इस प्रकार ये सारे स्थल। और सिंधु नदी आगे जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो सहायक नदियों में सिंधु नदी के पास में ही झेलम नदी,
चिनाब नदी, रावी नदी, और रावी नदी के इस तट के पास में ही आपको हड़प्पा स्थल भी दिखाई दे रहा है। और हड़प्पा के पास में नीचे की ओर दक्षिण में सतलज नदी। ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा सिंधु नदी के उप तटीय क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में ही लगभग सभी स्थल जो माल लाने और ले जाने के लिए थे पाए गए हैं। इन नदियों के माध्यम से भी जो माल था वो हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या कोरदीजी, चनुदड़ो आदि स्थानों पर लाया और ले जाया जाता था। साथियों, ईंट, मनके व अस्थियाँ पाठ में अभी तक हमने 4 भाग पूरे कर लिए हैं। इन चारों भाग का अध्ययन करते रहिए। एक नए भाग के साथ हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।